Hello everyone, welcome to our YouTube channel Educated Cherry. यात्रा का अंतिम चरण। डार्विन को इस बात पर गहरा आश्चर्य हुआ कि ताहिती द्वीप के नागरिक जंगली या असभ्य नहीं थे। ये लोग जब काम करते थे तो कमर के ऊपर कपड़े नहीं पहनते थे। लंबे गठीले बदन वाले ये लोग शांत व प्रसन्नचित्त लग रहे थे। उनके शरीर के विभिन्न अंगों पर गोदने द्वारा अच्छी सुरुचिपूर्ण कलाकारी की गई थी। वहाँ की महिलाएं बालों में सफ़ेद व अन्य रंगों के फूल लगाती थी और इससे उनकी सुंदरता और बढ़ जाती थी। जिस रात अंग्रेज जहाजी द्वीप पर पहुँचे उस रात बीगल के आसमान पर बड़ा बोनफायर हुआ। इसमें सभी अंग्रेज जहाजी व ताहिती के निवासी शामिल हुए। एक छोटी बच्ची ने कविता गाई तथा बाद में सभी ने उन पंक्तियों को दोहराया। उस रात में चांदनी खिल रही थी और आसपास के बड़े ताड़ आदि के पेड़ों के पत्ते मानो कोरस गा रहे थे। अब तक अनुभव के विपरीत डार्विन यहाँ पर ठगा सा खड़ा था। ताहिती द्वीप का केंद्रीय भाग ऊंचा था और उसमें पानी के ऊंचे झरने थे। भ्रमण का शौकीन डार्विन भला कैसे रुकता और उसने बीच के भाग में जाने की तैयारी कर ली। उसने अपना जरूरी सामान लिया और गठरी बनाकर एक बांस के टुकड़े में बांध लिया। इस सामान को उसने दो स्थानीय ताहितियन मार्गदर्शकों ने संभाल लिया। पर जब वे चल पड़े तो डार्विन को लगा कि उस रास्ते के लिए खाने पीने का सामान और पहनने के लिए अतिरिक्त कपड़े भी ले लेने चाहिए। पर इस बात पर वे मार्गदर्शक हंसने लगे। उन्होंने समझाया कि वहाँ पर पर्याप्त खाने की सामग्री मिलेगी। जब चार्ल्स डार्विन और अन्य लोग बीच के ऊंचाई वाले इलाकों पर चढ़े तो उन्हें सीधी चढ़ाई वाले पहाड़ मिले जिनमें बीच बीच में झरने भी थे। पहाड़ के ढलान इतने तीखे थे कि अनेक जगहों पर उन्हें रस्सा फेंककर फंसाकर और फिर उसके सहारे लटक लटक कर चढ़ना होता था। काफ़ी ऊंचाई पर डार्विन को पहाड़ी केलों के पेड़ों का बड़ा झुंड मिला और स्थानीय लोगों ने चंद मिनटों में ही चार्ल्स के लिए पत्तों का एक सुविधाजनक आशियाना खड़ा कर दिया। इसी बीच उनमें से चंद लोगों ने मछलियों, गाय के मांस, कच्चे पके केलों आदि को एकत्रित करके काट के पत्तों पर बिछाया और रात्रि का भोजन पकाना प्रारंभ कर दिया। उन लोगों को स्वादिष्ट विविधतापूर्ण व्यंजन तैयार करने में 15 मिनट मात्र लगे। उस जगह से नीचे की हरी भरी घाटियां भी दिखलाई देती थी और दूर के ऊंचे ऊंचे पहाड़ भी। डार्विन ने शाम का आसमान भी देखा और रात्रि में तारे भी। डार्विन को ताहिती में रहने और आगे काम करते रहने का अवसर नहीं मिला। जहाज जल्दी चल दिया। चलते समय शाम थी। उसने ताड़ के ऊंचे पेड़ों और पहाड़ों की चोटियों के बीच ढलते हुए सूरज को देखा और जहाज इधर चल पड़ा। अब सभी उस लंबी यात्रा से
ऊब चुके थे और उनकी इच्छा अपनी धरती का सौंदर्य देखने की थी। डार्विन और विकहैम ने पुराना एटलस या मानचित्र निकाला और आगे की विभिन्न दूरियों की गणना करने लगे। वे जोड़ घटाव करके यह अनुमान लगा रहे थे कि अंतिम दौर की यह यात्रा कितनी लंबी होगी और कब वे घर पहुंचेंगे। इस धुन में बीगल जहाज न्यूजीलैंड जैसे बड़े द्वीप में मात्र 10 दिन रुका। इससे कम रुकना संभव नहीं था और उससे ज़्यादा कि किसी की इच्छा नहीं थी। इसके बाद वे ऑस्ट्रेलिया पहुँचे। यहाँ का पड़ाव 3 सप्ताह का था। यहाँ डार्विन को संख्या में अपने हमवतन मिले जो लंबे समय से ऑस्ट्रेलिया में रह रहे थे, पर उन्हें उनकी एक बात बहुत बुरी लगी। ये दूर बसे अंग्रेज वहाँ के स्थानीय लोगों, आदिवासियों पर तरह तरह के अत्याचार करते थे। इस सामान्य सी लगने वाली घटना ने भी चार्ल्स डार्विन के मस्तिष्क में उभर रहे भावी सिद्धांत को एक आयाम दिया। उसने मान लिया कि विभिन्न प्रजातियों के मामले में भी ऐसा ही होता होगा। जो मजबूत होता है वह कमज़ोर को दबा लेता है। पर फिर भी डार्विन को वह बड़ा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया अच्छा लगा। विदा लेते हुए उसने ऑस्ट्रेलिया को सलाम किया और माना कि यह महादेश एक दिन दक्षिण का एक बड़ा सितारा बनेगा। डार्विन ने कहा कि वह इस महान व महत्वाकांक्षी देश को प्रेम करता है, पर अभी इसका आदर नहीं कर सकता है। इसके लिए इस देश को और महान बनना होगा। डार्विन ने ऑस्ट्रेलिया का समुद्री तट बिना किसी दुख या पछतावे के छोड़ा। अब बीगल जहाज हिंद महासागर में प्रवेश कर गया था। मार्ग में चंद द्वीप पड़े जो सुमात्रा के दक्षिण में स्थित थे। इनके आसपास मूंगे के बड़े बड़े भंडार थे जो वैज्ञानिकों व गैर वैज्ञानिकों दोनों के लिए आकर्षण का केंद्र बने हुए थे। उस इलाके में मुद्रिका के आकार की झीलें सी थी और जब सूर्य की किरणें उनके पानी पर पड़ती थी तो वह हरे रंग का दिखने लगता था। बाहर में अनेक प्रकार के घेरे थे। कहीं चट्टानों के घेरे थे तो कहीं नारियल के पेड़ों के। जल के नीचे मूंगे, ऊपर हरियाली, ऊंचे आसमान में सफ़ेद बादलों के टुकड़े। सचमुच प्रकृति में गजब की समृद्धि छाई हुई थी। डार्विन ने इसी यात्रा में पहले केप वर्डे द्वीपों के पास के साफ पानी में मूंगे देखे थे। दक्षिण अमेरिका के रास्ते में जगह जगह मूंगों की कतारें मिली थी, पर यहाँ का दृश्य अलग ही था। यहाँ पहुँचने से पहले सबको इंग्लैंड पहुँचने की धुन सता रही थी, पर मूंगों के ढेर देखकर न सिर्फ सामान्य जहाजी वरन कप्तान फिट्जरॉय भी, चार्ल्स डार्विन भी बौरा गए थे। बीच बीच में जब सागर का जल उछाल मारकर मूंगों के ढेर के दृश्य को ओझल कर देता था तो सागर उन्हें दुश्मन सा लगने लगता था। मनुष्य जिस चीज़ से प्रेम करता है वह चीज़ उसे अत्यंत नाजुक लगने लगती है और उसे लगातार आशंका बनी रहती है कि वह नष्ट न हो जाए।
उस इलाके की तेज समुद्री लहरों किनारे की मजबूत चट्टानों से जोरदार तरीके से टकराती थी और ऐसा लगता था कि वे उन तटों की ग्रेनाइट क्वार्ट्ज की चट्टानों को मलिया मेट कर देंगी। पर उन लहरों के नष्ट हो जाने के बाद बीगल के जहाजी पाते कि पानी के नीचे मूंगे का नाजुक ढेर ज्यों का त्यों है। डार्विन ने अपने दस्तावेज में लिखा भी कि आखिर समुद्र में तो तूफान लगातार और लंबे समय से आते रहे हैं, पर ये नाजुक मूंगे उनकी उस शक्ति को झेलते रहे हैं जिसे न तो मनुष्य की कलाकारी बांध पाती है और न ही प्रकृति की निर्जीव रचनाएं। तभी कप्तान ने उस सागर की तली का अंदाज लगाने के लिए प्रयोग किया और पाया कि सागर बहुत गहरा है। अब चार्ल्स का वैज्ञानिक दिमाग भी दौड़ने लगा और वह यह जानने का प्रयास करने लगा कि मूंगे के ढेर कितने लंबे चौड़े हैं। गणना करने के पश्चात ज्ञात हुआ कि सुदीवा का ढेर 44 मील लंबा और 34 मील चौड़ा है। दूसरी ओर रिम्स्काई का ढेर 54 मील लंबा और 20 मील चौड़ा है। अब उन्होंने तरह तरह के प्रयोग किए और यह जानने की कोशिश की कि ये मूंगे के ढेर जिस नींव पर है वह कैसी है। पर कुछ विषय की जटिलता के कारण और कुछ घर पहुंचने की जल्दी के कारण वे ज़्यादा अन्वेषण नहीं कर पाए। अब बीगल ने इंग्लैंड का रुख किया। अब तक अनेक सवाल चार्ल्स के मन में उमड़ चुके थे। उसके मस्तिष्क में यह सवाल भी था कि आखिर इस पृथ्वी की सतह पर कहीं जल और कहीं स्थल कैसे बने होंगे। बीच में बीगल अल्प अवधि के लिए मॉरिशस के पास एक द्वीप मडागास्कर में रुका था, पर यहाँ पर कोई खास गतिविधि संपन्न नहीं हुई। केप ऑफ गुड होप होते हुए बीगल वापस अटलांटिक महासागर में आ गया। अब जहाज तेजी से चल रहा था। इसने उन द्वीपों को भी छुआ जिन पर वह पहले रुका था। चार्ल्स डार्विन को उन्हें सिर्फ निहारने का अवसर मिला। 2 अक्टूबर 1836 को लगभग 5 वर्ष बाद बीगल इंग्लैंड के तट पर पहुंचा और बालमाउथ बंदरगाह पर उसने लंगर डाला। नया जीवन। 5 वर्ष पूर्व जब चार्ल्स डार्विन बीगल जहाज से रवाना हुआ था तो वह एक अनजान युवक था। उसका मस्तिष्क एक साफ स्लेट की भांति था, पर अब स्थिति बदल चुकी थी। आज वह एक पूर्ण प्राकृतिक विज्ञानी बन चुका था। उसके मस्तिष्क में अनेक मौलिक विचार उमड़ रहे थे। उसके पास असंख्य नमूने थे जिनका विश्लेषण अभी किया जाना था। उसकी नोटबुकें भरी हुई थी जिनका सार अभी निकाला जाना था। इंग्लैंड वापस पहुंचने से पूर्व ही उसके काम की ख्याति यहाँ पर पहुंच चुकी थी। उसके भेजे नमूने समय समय पर आते रहे थे। डार्विन को भूगर्भ शास्त्र पढ़ाने वाले सेजविक उन नमूनों को ध्यान से देख रहे थे। चार्ल्स डार्विन के प्रेरक प्रोफेसर हेंसलो डार्विन के अनेक पत्रों को कैम्ब्रिज स्थित फिलोसॉफिकल सोसाइटी की बैठकों में पढ़ कर सुना चुके थे। यही नहीं, ये पत्र
एक 31 पृष्ठ वाले पर्चे के रूप में छपकर सोसाइटी के सदस्यों के बीच बंट भी चुके थे। चार्ल्स डार्विन के साथ उसकी नोटबुकों का जो बड़ा गट्ठर आया था, उसने अब तक की अनेक मान्यताओं की जड़ों को हिलाना प्रारंभ कर दिया था। जीव जंतुओं व उनके विस्तार के बारे में फिर से चिंतन प्रारंभ हो चुका था। जब चार्ल्स ने फालमाउथ बंदरगाह पर कदम रखा था तो शाम हो चुकी थी, पर वास्तव में यह उसके लिए नए जीवन की सुबह थी। मन ही मन वह इस बात को मान चुका था कि संसार के विभिन्न प्राणियों के बीच जो तमाम समानताएं और विभिन्नताएं हैं, ये महज इत्तिफाक नहीं है। संसार के रचयिता ने इन्हें इसी स्वरूप में नहीं बनाया होगा। ये समय के साथ बदलती रही है और परिस्थितियों के अनुरूप ढलती रही है, पर साथ ही यात्रा की थकान ने डार्विन को तोड़ भी दिया था। बंदरगाह पर उतरने के बाद उसे घर तक पहुंचना भारी हो रहा था। उस दिन बारिश हुई थी और रास्ता बहुत खराब था। घोड़ा गाड़ी रह रह कर धचके खा रही थी और चार्ल्स का बुरा हाल था। इतने दिनों की समुद्री यात्रा से यह स्थल की यात्रा नए नए कष्टों के कारण लंबी भी मालूम पड़ रही थी। रविवार को बंदरगाह से घोड़ा गाड़ी पकड़ने के बाद मंगलवार तक चार्ल्स को अपने सामने समुद्र की लहरें, तटों की चट्टानें आदि ही दिखती रही। मंगलवार को उसे पहली बार लहलहाते खेत और हरे भरे पेड़ दिखे और उसे विश्वास हो गया कि वह वास्तव में घर ही जा रहा है। अब उसे यह भी लग रहा था कि आखिर इंग्लैंड के लोग अपनी हरी भरी धरती और खुशहाली को छोड़कर हजारों मील दूर बियावानों में भटकने जाते ही क्यों है। अपने शहर श्रूसबरी की सीमा में दाखिल होते होते चार्ल्स को फिर शाम हो गई। उसे लगा कि आधी रात को अपने घर वालों को जगाना ठीक नहीं रहेगा। उसने कोचवान से कहकर रात्रि एक सराय में बिताई। अगले दिन सवेरे नाश्ते से पहले ही महान यात्री अपने घर माउंट पहुंचा। उसे देखते ही उसके पिता डॉक्टर डार्विन, उसकी बहनें, नौकर चाकर आदि दौड़ पड़े और उसे घेर लिया। प्रसन्नता का पारावार नहीं था और प्रश्नों की झड़ी लग गई, पर उसके मुंह से न तो जवाब निकल पा रहे थे और न ही उन्हें कोई सुन रहा था। घर के लोगों को चार्ल्स दुबला तो लग रहा था, पर उसे ठीक ठाक देखकर सभी लोग प्रसन्न थे। घर में इस तरह खुशी थी कि उसके फार्म के 2 मजदूरों ने रात बेतहाशा शराब पी ली और खूब शोर मचाया। थके होने के बावजूद चार्ल्स ने हाथ से लिखा एक पर्चा अपने मामा के यहाँ भिजवाया, जिसमें लिखा था कि वह प्रसन्नता के कारण बुरी तरह भ्रमित भी है तथा अपने मामा के घर मायर आना चाहता है और अपने सभी रिश्तेदारों नातेदारों से मिलना चाहता है। चार्ल्स ने अपनी इस लंबी यात्रा का शुभारंभ कराने का पूरा श्रेय अपने मामा को दिया, जिन्होंने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए न सिर्फ पिता डॉक्टर डार्विन की अनुमति दिलवाई थी, वरन उस यात्रा को शीघ्र
व सुचारू रूप से प्रारंभ करवाने में भी योगदान किया। जोसियाह वेजवुड का काफ़ी कारोबार विदेशों जैसे चीन में भी फैला हुआ था। उसे यह भी महसूस हो रहा था कि वह कुछ बन गया है और आगे के जीवन में कुछ कर दिखाएगा, पर साथ ही वह इस बात का श्रेय अपने मामा को देना चाह रहा था, जिसके कारण यह यात्रा व उसमें उसकी भागीदारी संभव हो सकी। पर अपने मामा के पास व्यक्तिगत रूप से जाने और उन्हें आभार व्यक्त करने के लिए समय उसके पास नहीं था, क्योंकि यह लंबी यात्रा उसके सामने विशाल व लंबा कार्यक्रम प्रस्तुत कर चुकी थी, जिसे शीघ्र अतिशीघ्र पूरा करना था। उसे बीगल से अपना सामान, जिनमें तमाम व असंख्य प्रकार के पदार्थ, जीव आदि थे, निकालना था। अब तक भेजे गए नमूनों के ढेर वृहदाकार के थे और उन्हें उचित रूप से सजाकर रखने ताकि अन्वेषण कार्य निर्बाध रूप से संपन्न हो सके के लिए बहुत बड़ी जगह है और बहुत सारा समय चाहिए था। इसी बीच उसे समाचार मिला कि भूगर्भ विज्ञानी लाइल, जिसकी पुस्तकों से चार्ल्स डार्विन को यह अभियान एक निश्चित दिशा में चलाने में सहायता मिली थी, भी उससे मिलना चाहता था। यात्रा के दौरान लाइल चार्ल्स के दौर के समाचार व भेजी गई रिपोर्टों के दस्तावेज पढ़ता रहता था। उधर डार्विन भी इस जाने माने भूविज्ञानी के प्रति पूरी तरह कृतज्ञ था, जिसकी पुस्तकों ने यात्रा के दौरान नए अर्थ दिए। वह अपने नमूनों व उनके भावी प्रयोग के बारे में लाइल की सलाह भी चाहता था। लाइल ने चार्ल्स को सलाह दी कि वह इन भूगर्भ विज्ञान संबंधी नमूनों को अपनी समझ के अनुसार लगाए और उनका अध्ययन करे। इससे वह अब तक की मान्यताओं के प्रभाव में नहीं आएगा। खबर फैलते देर न लगी और उस समय लंदन व कैम्ब्रिज के जाने माने वैज्ञानिक गणों ने उसका स्वागत करना प्रारंभ कर दिया। उसके पास अनेक प्रतिष्ठित संस्थाओं जैसे लिनेन सोसाइटी, भूगर्भ विज्ञान सोसाइटी की सदस्यता के प्रस्ताव आए और कुछ जगहों पर वह बाकायदा चुना भी गया। पर इस दौरान जब उसने कुछ वैज्ञानिकों को अपने नमूनों को वर्गीकृत करने, काटने, छांटने के लिए नियुक्त करना चाहा, तो उसे सफलता नहीं मिली। पूरा अक्टूबर महीना बीत गया, नवंबर महीना भी आधा बीत गया। चार्ल्स की व्यस्तता कम ही नहीं हुई। महीने के अंत में वह किसी तरह मामा के घर जाने का समय निकाल पाया, पर ज्यों ही वह पहुंचा तो वेजवुड परिवार के घर पर आसपास के लोगों का मेला लग गया। वे लोग उसकी साहसिक यात्रा के सफल समापन का जश्न मनाना चाहते थे, पर चार्ल्स अपने नमूनों और उनसे संबंधित अनुसंधान पर गहन चर्चा करने के लिए मायर गया था। उसने बार बार आए हुए लोगों से माफ़ी मांगी और तब जाकर उन लोगों को बैठकर गंभीर चर्चा करने का अवसर मिल पाया। जिन बातों की चर्चा हुई उनमें से एक जहाज़ की यात्रा के बारे में कप्तान फिट्जराय द्वारा लिखी किताब से संबंधित थी। यात्रा के अंत तक कप्तान फिट्जराय भी चार्ल्स के काम से काफ़ी प्रभावित हो चुका था। वह कप्तान अपनी यात्रा के बारे में
एक किताब लिखकर प्रकाशित करना चाहता था। उसने डार्विन से कहा कि वह अपने नोट का एक हिस्सा दे ताकि वह पुस्तक के अंश के रूप में छप सके। डार्विन ने तत्काल हाँ कर दी। उसे विश्वास ही नहीं था कि सामान्य बातचीत के रूप में की गई चर्चा का उतना महत्व होगा कि वह चर्चा का विषय बन जाएगी। मायर में हुई चर्चा में सूजन ने आपत्ति उठाई कि चार्ल्स के काम को कप्तान के काम के साथ मिलाना उचित नहीं था, पर चार्ल्स ने अपने काम के जो दस्तावेज सीधे घर भेजे थे उनसे सारा परिवार प्रभावित था। चार्ल्स की दोनों बहनों सूजन व कैरोलिन, जो उसके साथ ही मायर गई थी, ने प्रस्ताव किया कि चार्ल्स डार्विन के दस्तावेज अलग से और पूर्ण पुस्तक के रूप में छपने चाहिए। मामा जोस, एम्मा व परिवार के अन्य लोगों ने इस बात का जोरदार समर्थन किया। उधर चार्ल्स का भी एक सपना था कि वह अपने किए गए कामों को पुस्तक का रूप दे और अति शीघ्र प्रकाशित करवाए, पर समय की कमी एक बहुत बड़ी समस्या थी। पहले उसने निर्णय किया था कि वह कैम्ब्रिज में चंद महीने रहकर अपने नमूनों को व्यवस्थित करेगा, पर यहाँ मायर ने उसने वायदा कर दिया कि वह लगभग रोज शाम को आकर अपनी किताब चार्ल्स जर्नल को पूरा करेगा। उधर उसके पिता ने जो उसे धर्म गुरु बनाने का मंसूबा बांधा था वह पूरी तरह से लुप्त हो चुका था। जब वह कैम्ब्रिज वापस पहुंचा तो उसके पुराने सहपाठी जा चुके थे। इस वीराने में उसके पास काम करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसे प्रोफेसर हेंसलो से विशेष सहायता मिली। वह पुराने जीवाश्मों को अलग रख रहा था। काम के दौरान उसने प्राणियों व वनस्पतियों के अनेक नए नए वंश, कुल आदि गठित कर दिए। उस समय तक दक्षिण अमेरिका के विलुप्त स्तनपायी प्राणियों के 2 कुल ही पहचाने थे। डार्विन को अर्जेंटीना के कीचड़ों में हिप्पोपोटामस के आकार का एक जीवाश्म मिला था, जिसे उसने एक कुल में रखा। इसके अलावा उसे घोड़े के आकार का एक जीवाश्म और मिला था, जिसके बारे में प्रमाण मिले हैं कि वह चींटियां खाता था। डार्विन ने उसे अन्य कुल में स्थान दिया। कैम्ब्रिज के शल्य चिकित्सकों ने उपरोक्त जीवाश्मों को सहर्ष स्वीकार किया और उनकी अनुकृतियां आदि बनाकर उनका अध्ययन प्रारंभ कर दिया। उन्होंने उनका विवरण प्रकाशित करने का भी निर्णय लिया ताकि अन्य लोग भी उनका अध्ययन कर सके। दूसरी ओर पुस्तक लेखन का मोर्चा भी मजबूत था। चार्ल्स डार्विन ने बीगल की यात्रा के दौरान एक भी पल गंवाया नहीं था। वह अपनी भावी पुस्तक के अंश लगातार लिखता जा रहा था। उसने पूरा मन लगाकर और अत्यंत सावधानीपूर्वक अंश लिखे और साथ ही बाहर क्षेत्र में किए गए अध्ययन के परिणाम जो उसकी नोटबुकों में दर्ज थे को बड़ी सावधानीपूर्वक जोड़ा गया था। अतः पूर्ण पुस्तक तैयार करने के लिए उसे मात्र अपने पूर्व लेखन की नकल ही तैयार करनी थी। कुछ ही जगहों पर उसे पूर्व विवरण का विस्तार करना था और कहीं कहीं पर उसे दूसरा रूप भी देना था। वह कुछ अंशों को काट देना चाहता था क्योंकि उसे लगता था कि ये आम जनता के लिए रुचिकर नहीं होंगे।
जहाज़ पर तैयार किए गए नोट्स में लगभग 1,89,000 शब्द थे। इसका 1/3 हिस्सा चार्ल्स ने अलग कर लिया, क्योंकि उसमें मुख्य तौर पर चार्ल्स की अपनी भावनाएं, जहाज़ के ऊपर के जीवन, अपने जहाज़ के हमसफ़रों का वर्णन आदि ही था। पर साथ ही उसने लगभग 1,00,000 शब्द जोड़ने का निर्णय लिया। इस नव लेखन में उस सामग्री को लिया गया था जो उन देशों के भूगर्भ शास्त्र, जंतु शास्त्र संबंधी तथ्यों से संबंधित थी, जिन देशों में वह गया था। इस अनोखे ग्रंथ को पूरा करने समय उसने अपना अतिरिक्त व्यक्तिगत वृतांत भी जोड़ दिया। गर्मियों से पूर्व चार्ल्स को यह लगने लगा कि उसे लंदन जाना होगा ताकि वह अपना काम पूरा कर सके। उस समय तक यह निर्णय लिया जा चुका था कि उसकी पुस्तक अनेक खंडों में प्रकाशित होगी। इनमें से 3 खंड उसकी यात्रा से सीधे संबंधित थे। जहाज़ के कप्तान फिट्जरॉय ने पहले 2 खंड तैयार करने का दायित्व ले लिया था। डार्विन अब लंदन में ही 36 मार्लबरो स्ट्रीट पर स्थित कमरों में रहने लगा था और अपने उस अभूतपूर्व ग्रंथ पर काम कर रहा था। तभी चर्चा हुई कि इस यात्रा से संबंधित जंतु शास्त्रीय विषयों पर एक अलग खंड तैयार हो। उधर डार्विन की योजना थी कि विभिन्न वैज्ञानिकों के द्वारा उसके द्वारा लाए गए नमूनों का जो अध्ययन किया जा रहा है वह भी प्रकाशित होना चाहिए। ये वैज्ञानिक जीवाश्मों वाले स्तनपायी जीवों, आधुनिक स्तनपायी जीवों, पक्षियों, मछलियों, सरीसृपों आदि का अध्ययन कर रहे थे। यह खर्चा तथा पुस्तक प्रकाशन का खर्चा डार्विन की आर्थिक शक्ति के बाहर था। इस प्रकार का अनुसंधान व प्रकाशन पहली बार हो रहा था। लोग इसे कौतूहल की दृष्टि से देख रहे थे, तरह तरह के राय मशवरे भी दे रहे थे, पर आर्थिक निवेश की बात कोई नहीं कर रहा था। पैसे के इंतज़ाम के लिए चार्ल्स डार्विन ब्रिटेन के व्यय विभाग के तत्कालीन चांसलर टी स्प्रिंग टाइस से मिला और 1000 पाउंड की अनुदान राशि के लिए निवेदन किया। उसने यह अनुदान जंतु शास्त्र संबंधी अनुसंधान के लिए मांगा था। चांसलर डार्विन से प्रसन्नतापूर्वक मिले और उसके चल रहे काम के महत्व की प्रशंसा भी की। उन्होंने मांगे गए अनुदान को स्वीकृति प्रदान करने का आश्वासन भी दिया। डार्विन का हौसला अब और बढ़ गया था। अब डार्विन के ग्रंथ का काम तेजी से चल रहा था। उसने मुद्रक के पास इसी सामग्री को अंतिम रूप देकर भेजा और मुद्रक ने भी अपना काम शीघ्रतापूर्वक किया और नवंबर महीने में उसे तैयार करके दे दिया। जब डार्विन के पास उसकी पहली प्रति आई तो उसकी खुशी का ठिकाना न था। उस रात वह रोशनी में उस छपे हुए ग्रंथ को ही निहारता रहा। चिकने कागजों पर स्पष्ट सुंदर छपाई अत्यंत खूबसूरत लग रही थी। अपनी भावनाओं को उसने हेंसलों को लिखे पत्र में उड़ेला और कहा कि मैं उसके पहले पन्ने को ही लंबे समय तक निहारता रहा। अपने कार्य के प्रति अपनी प्रतिक्रिया से लंबे समय तक खोए रहने के बाद डार्विन ने पाया कि उसके सामने अभी लंबी राह है और उसने
कार्यक्रम तय करते हुए हेंस्लो को लिखा कि वह चाहता है कि वह काम करते हुए 80 वर्ष की आयु प्राप्त करे। गहरे नीले आवरण वाले अपने ग्रंथ को डार्विन ने वैज्ञानिक लाइल को समर्पित किया था और स्पष्ट लिखा था कि इस ग्रंथ में जो कुछ भी वैज्ञानिक कार्य वर्णित है वह लाइल की लिखी पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ जियोलॉजी से प्रेरणा प्राप्त करके किया गया है। जब डार्विन ने पुस्तक की प्रति के साथ पत्र लाइल को लिखा तो फिर स्पष्ट किया, आप ही के कारण मैं लेखक बन पाया हूँ। पर इस ग्रंथ के औपचारिक रूप में प्रकाशित होने में लगातार विलंब होता रहा। इसका एक कारण इसके 2 खंडों के तैयार होने में हुआ विलंब था, जिन्हें कप्तान फिट्जरॉय को तैयार करके देना था। डार्विन के सब्र का पैमाना छलक रहा था और वह अप्रकाशित ग्रंथ की सजिल्द या जिल्दहीन प्रतियां अपने मित्रों और वैज्ञानिकों को 2 साल तक बांटता रहा। ये लोग इस रचना में दिलचस्पी भी दिखा रहे थे और काफ़ी उत्साहित भी थे। उधर लाइल के पिता भी इस ग्रंथ के हर पन्ने को पढ़कर मुग्ध हो रहे थे। लाइल ने उस अप्रकाशित ग्रंथ की एक प्रति एक युवा वनस्पति शास्त्र जोसेफ डोल्टन हुकर को दी थी। वह युवा वैज्ञानिक इसे पढ़कर इस कदर उत्साहित व उत्तेजित हुआ कि उसने लगातार इस पुस्तक को अपने सिरहाने तकिए के नीचे रखा और योजना बनाता रहा कि वह किस प्रकार इस तरह की यात्रा में शामिल हो सकेगा। हालांकि डार्विन को इस प्रकार की प्रतिक्रियाओं, उत्साह, उत्तेजनाओं की जानकारियां बहुत बाद में मिली। सन 1839 में आखिर उसका ग्रंथ प्रकाशित हो ही गया। इसमें डार्विन के जंतु शास्त्र संबंधी अनुसंधान वाला भाग अत्यधिक लोकप्रिय हुआ। प्रारंभ में इसका शीर्षक लंबा था, जर्नल ऑफ रिसर्चेस इनटू द जियोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री ऑफ वेरियस कंट्रीज विजिटेड बाय HMS Beagle under the command of Captain Fitzroy from year 1832 to 1836। बाद में यही पुस्तक अमेरिका से भी प्रकाशित हुई और इसका शीर्षक छोटा व सरल था, द वॉइस ऑफ द बीगल।